बिहार न्यूज में स्वागत है आपका दोस्तों। मैं हूं फिर दोस्त गनी और आप देख रहे हैं केडीवी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 9 अक्टूबर 2024। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज देख रहे हैं आपके लिए। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए चलते हैं खबरों की ओर। दोस्तों आज बिहार न्यूज में सबसे पहले बात करेंगे एक बहुत बड़ी खबर से कि बिहार में बुजुर्गों के मुकाबले युवा अधिक बीमार हो रहे हैं। यह खास करके लड़कों से अधिक लड़कियां अस्पताल पहुंच रही है। यह इन आंकड़ों का खुलासा अगस्त में अलग अलग सरकारी अस्पतालों में इलाज के लिए आने वाले मरीजों की रिपोर्ट से हुआ है। जब बिहार के सरकारी अस्पतालों में पुरुषों की तुलना में औसतन 20% से अधिक महिलाएं इलाज के लिए पहुंची थी, यानी कि 1000 पुरुष तो 1208 महिलाएं इलाज के लिए अस्पताल आ रही है। खास करके युवा वर्ग में सबसे अधिक महिलाएं अस्पताल इलाज के लिए आ रही है। प्राथमिक से लेकर के जिला अस्पताल में अगस्त में कुल 26,67,000 मरीज पहुंचे, जहां इनमें लगभग 14,50,000 महिलाएं तो पुरुष की संख्या भी लगभग 12,17,000 है। जहां 18 से 30 आयु वर्ग की महिलाएं सबसे अधिक अस्पताल पहुंची है। इस आयु वर्ग में लगभग 7,80,000 लोग अस्पताल पहुंचे हैं। इनमें लगभग 5,50,000 महिलाएं हैं। वहीं पर 31 से 44 आयु वर्ग में 4,60,000 अस्पताल पहुंचे, जिनमें 3 लाख से अधिक महिलाएं हैं। जब 45 से 60 आयु वर्ग के लगभग 4 लाख लोग अस्पताल आए हैं। यह इस उम्र वर्ग में महिला और पुरुष दोनों बराबर है। वहीं पर 60 से अधिक उम्र के लोगों की बात करें तो इसमें महिलाओं की तुलना में अस्पताल में इलाज कराने वाले पुरुष अधिक है। आपको बता दूं कि अस्पताल में सबसे अधिक बुखार की समस्या लेकर के लोग अस्पताल पहुंचे। इसके बाद डायरिया सहित पेट की समस्या, शारीरिक कमजोरी, विभिन्न प्रकार के दर्द की समस्याओं को लेकर के लोग अस्पताल आए। दोस्तों क्या आपको पता है कि अगले 100 दिनों में 2,43,000 परिवारों को पीएम आवास योजना का लाभ मिलेगा बिहार में। जी हाँ, आपको बता दूं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत 1650 करोड़ रुपए की विभिन्न योजनाओं की राशि लाभुकों के खाते में हस्तांतरित की है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि अगले 100 दिनों में लगभग 2,43,000 परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिलेगा। इसके लिए मनरेगा द्वारा मजदूरी मद में तथा लोहिया स्वच्छ बिहार के तहत निर्माण मद में 2800 करोड़ रुपए हस्तांतरित कर दिए जाएंगे। दोस्तों मशहूर कथावाचक अनिरुद्धाचार्य बिहार के समस्तीपुर पहुंचे। जब बिहार के समस्तीपुर में कथावाचक अनिरुद्धाचार्य ने गाय को राजमाता का दर्जा देने की मांग की है और कहा है कि यदि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ऐसा करते हैं तो वे आजीवन सीएम बने रहेंगे। दरअसल 5 से 11 अक्टूबर तक बिहार के समस्तीपुर में कथावाचक अनिरुद्धाचार्य का कार्यक्रम निर्धारित है। कार्यक्रम में बिहार सरकार के जल संसाधन एवं संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी को बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए हैं। इस दौरान कथावाचक अनिरुद्धाचार्य ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को कथा कार्यक्रम में आने का न्योता देते हुए बड़ी मांग कर दी है। उन्होंने विजय कुमार चौधरी से कहा कि अगर बिहार में नीतीश कुमार बुजुर्ग खाने को बंद कर देते हैं और फिर गौ माता को राजा माता का दर्जा देते हैं तो ये वे आजीवन मुख्यमंत्री बने रहेंगे। इस पर मंत्री ने कहा कि वे और फिर उनकी सरकार गौ को माता मानती है। उन्होंने कहा कि वे उनका संदेश मुख्यमंत्री तक जरूर पहुंचाएंगे। आपको बता दें कि हमारे देश के बाबा लोग अक्सर गाय को माता का दर्जा देने की मांग करते हैं और राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग करते हैं। अच्छा, आपका इसके बारे में क्या कहना है? आप इन बाबाओं से सहमत हैं या नहीं? नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। या आपकी राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो आप अपनी राय जरूर व्यक्त कीजिए। दोस्तों बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भारत रत्न देने की मांग तेज हो गई है। केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के मुखिया चिराग पासवान ने भी इस मांग को समर्थन दिया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री को भारत रत्न मिलना चाहिए। इससे पहले जेडीयू के प्रदेश महासचिव छोटू सिंह ने पटना में पोस्टर लगा करके यह मांग उठाई थी, जिससे खुद उनकी पार्टी ने ही पल्ला झाड़ दिया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने भी पटना एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत करने के दौरान कहा कि नीतीश कुमार को भारत रत्न देने की बात होनी चाहिए। ये अच्छी बात है। सीएम नीतीश कुमार का राजनीतिक अनुभव बहुत से राजनेताओं से कम है। उनकी राजनीति से आप सहमत है या फिर असहमत जरूर हो सकते हैं, मगर ये बात सत्य है कि वे संघर्ष करके आज इस मुकाम तक पहुंचे और फिर लंबे समय तक भारतीय राजनीति की एक धूरी बने रहे। मुख्यमंत्री को भारत रत्न की मांग जेडीयू का स्टेट नहीं, ये कहना मेरा नहीं है, ये कहना है मनीष का। आपको बता दूं कि जेडीयू नेता मनीष ने पोस्टर से पल्ला झाड़ते हुए कहा कि नीतीश कुमार और चिराग दोनों की पार्टियां बीजेपी के साथ एनडीए में है। हालांकि चिराग अक्सर नीतीश की नीतियों के विरोधी रहे हैं। अब चिराग के द्वारा नीतीश कुमार को भारत रत्न दिए जाने की मांग करने पर बिहार का सियासी पारा गर्म हो गया है। तो ऐसे में दोस्तों आपसे सवाल है कि क्या बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भारत रत्न मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिए, क्योंकि आपकी कमेंट हम पढ़ते हैं और उससे भी हम जानकारी लेते हैं कि आखिर बिहार के लोग क्या सोचते हैं। तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इस बारे में जरूर बताइएगा।
दोस्तों बिहार में इस समय त्योहारों का सीजन चल रहा है। दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ तीनों ही पर्व एक ही महीने में पड़ रहे हैं। लेकिन बिहार में बने बाढ़ के भीषण हालात के चलते बाढ़ में फंसे असहाय और फिर विस्थापित हुए 15 लाख से ज्यादा लोगों के लिए स्थिति बेहद मुश्किल हो गई है। हजारों लोग ऐसे हैं जो फंसे हुए हैं और उन तक राहत सामग्री नहीं पहुंच पा रही। जब कई लोग तो ऐसे हैं जो अभी भी बाढ़ के बीच अपने अपने घरों की छतों पर फंसे हुए हैं, जो कि माथे पर चिंता की लकीरें और फिर मन में घरों के ढह जाने का डर लिए हुए इंतजार कर रहे हैं कि कोई उन्हें बचाने आएगा। फिलहाल बिहार में बाढ़ से जैसे हालात हैं, उन्हें देखते हुए लग रहा है कि बाढ़ से प्रभावित हुए लोगों का त्योहारी सीजन राजकीय या फिर राष्ट्रीय राजमार्गों पर प्लास्टिक कवर्स के नीचे हवाई जहाजों से गिराए जाने वाले खाने के पैकेट्स पर गुजारा करने और बीमारियों की चपेट में आते हुए ही बीतेगा। हालांकि मानसून के दौरान बाढ़ का आना आम बात है, लेकिन इसकी वजह से आने वाली समस्या प्रकृति के प्रकोप से ज्यादा इंसानों द्वारा ही बनती है। हर साल बाढ़ राहत और फिर बचाव के लिए केंद्र और राज्य सरकार की ओर से सैकड़ों करोड़ रुपए जारी किए जाते हैं, लेकिन हर साल आने वाले इस आपदा का अस्थायी समाधान नहीं हो पाता है। आपको बता दूं कि बिहार के आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से 2 अक्टूबर को जारी एक बयान के अनुसार बिहार के 17 जिलों के 429 गाँव बाढ़ की चपेट में है, जब बाढ़ से प्रभावित हुए। उन 17 जिलों के बारे में अगर बात किया जाए तो उनमें पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, अररिया, गोपालगंज, शिवहर, किशनगंज, पूर्णिया, मुजफ्फरपुर, मधेपुरा, सुपौल, सीतामढ़ी, कटिहार, सहरसा, खगड़िया, सारण, दरभंगा, मधुबनी शामिल है। जल संसाधन विभाग के अधिकारियों के मुताबिक नेपाल और उत्तर बिहार में भारी बारिश के बाद कोसी और फिर गंडक बैराज से रिकॉर्ड मात्रा में पानी छोड़े जाने की वजह से कई जिले बाढ़ से तबाह हो गए हैं। जब वहीं पर 1 अक्टूबर को लगातार तटबंधों के टूटने से संकट और गंभीर हो गया है। दोस्तों बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव द्वारा हाल ही में खाली किए गए सरकारी बंगले से सामान गायब होने के आरोपों के बीच केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बंगले पर खर्च की गई राशि की जांच की मांग की है। जी हां, बिहार के बेगूसराय से सांसद गिरिराज सिंह ने कहा है कि राजनीतिक पद पर बैठे व्यक्ति के लिए इस तरीके का घटियापन उचित नहीं है। तेजस्वी यादव के बंगले पर कितनी रकम खर्च हुई है, इसकी जाँच के लिए एक जाँच समिति बनाई जानी चाहिए और फिर मामला दर्ज किया जाना चाहिए। आपको बता दूं कि बिहार में एनडीए ने तेजस्वी यादव द्वारा हाल ही में खाली किए गए बंगले से सामान चोरी होने का आरोप लगाया है, जिसके बाद गिरिराज सिंह का बयान सामने आया है। आपको बता दूं कि यह बंगला तेजस्वी यादव को राज्य का उप मुख्यमंत्री रहने के दौरान आवंटित किया गया था। एनडीए ने आरोपों पर पलटवार करते हुए कहा कि एनडीए तेजस्वी यादव और फिर उनके पिता लालू प्रसाद यादव को नौकरी के बदले जमीन घोटाले में दिल्ली की एक अदालत से जमानत मिलने पर अपनी हताशा जाहिर कर रहा है। दोस्तों बिहार में नौकरी करने वाले बैंक कर्मियों के लिए एक बड़ी खबर सामने आ रही है। ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक ग्रामीण बैंक के अनिवार्य रिटायर और बर्खास्त कर्मियों को पेंशन का लाभ दिया जाएगा। इसको लेकर के वित्त मंत्रालय के द्वारा आदेश जारी कर दिया गया है। खबर के अनुसार सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार 1 नवंबर 1993 से पेंशन रेगुलेशन 2018 के तहत पात्र कर्मियों को पेंशन मिलेगी। इसके लिए वित्त मंत्रालय ने 43 ग्रामीण बैंकों के चेयरमैन को निर्देश दिए हैं। जल्द ही इसका नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। आपको बता दूं कि बिहार के दोनों ग्रामीण बैंक के 500 से ज्यादा रिटायर कर्मियों को भी पेंशन का लाभ मिलेगा। जब वित्त मंत्रालय ने देश के 43 ग्रामीण बैंकों के चेयरमैन के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके पेंशन भुगतान संबंधित आवश्यक निर्देश दिए हैं। दरअसल भारत सरकार ने सभी ग्रामीण बैंक को पेंशन रेगुलेशन 2018 से संशोधन करके वंचित सेवानिवृत्त यानी कि रिटायर कर्मियों को पेंशन पाने की पात्रता प्रदान करने के लिए गजट नोटिफिकेशन कराने का निर्देश दिया है। इससे ग्रामीण बैंक के इन कर्मियों की बल्ले बल्ले हो जाएगी। दोस्तों बिहार के 5 शहरों का नक्शा जल्द ही बदलने वाला है। जब वो कैसे, हम आपको भी बताने हैं। दरअसल बात यह है कि बिहार सरकार ने सड़क सुरक्षा और फिर ट्रैफिक जाम को कम करने के लिए बड़ा कदम उठाया है। बिहार के 5 प्रमुख शहरों भागलपुर, बिहारशरीफ, गया, मुजफ्फरपुर और पटना में जल्द ही ट्रैफिक सुधार और फिर सड़क सुरक्षा के काम शुरू कर दिए जाएंगे। इन शहरों में बढ़ती ट्रैफिक समस्याओं को देखते हुए सरकार ने इन शहरों का ट्रैफिक सर्वे कराने का फैसला कर लिया है। इसके तहत लगभग 750 किलोमीटर लंबे राष्ट्रीय राजमार्ग का सर्वे भी किया जाएगा, जिससे आने वाले समय में यातायात जाम की समस्याओं को कम किया जा सके। इस नई योजना के अंतर्गत हर 2 महीने में समीक्षा की जाएगी, जिससे समय समय पर प्रगति का आकलन हो सके। आज आपको बता दूं कि बिहार सरकार ने विकास आयुक्त की एक खास टीम का गठन किया है, जो इन 5 शहरों से के ट्रैफिक सर्वे पर नजर रखेगी। ये टीम शहरों की वर्तमान ट्रैफिक स्थिति का रिकॉर्ड रखेगी और लोगों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए उचित कदम उठाएगी। आज यहाँ राज्य सरकार का मानना है कि इन शहरों में सड़क सुरक्षा और फिर ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार से नागरिकों को काफी राहत मिलेगी। ट्रैफिक जाम की समस्या को कम करने के लिए नए उपायों पर भी काम किया जाएगा, जिससे आने वाले वर्षों में शहरों की यातायात व्यवस्था बेहतर हो सके। या दूसरी तरफ ये कदम बिहार के विकास की दिशा में एक बड़ा प्रयास है, जो न केवल लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करेगी बल्कि शहरों के यातायात नक्शे को भी पूरी तरीके से बदल देगा।
दोस्तों बिहार के नवादा जिले में पिछले महीने महादलित बस्ती में तोड़-फोड़ करके दर्जनों घर जलाने वाले 5 और आरोपियों को पुलिस ने पकड़ लिया है। जैसे कि आपको पता है कि नवादा में कुछ दिन पहले पूरी की पूरी बस्ती जला दी गई थी, जिसको लेकर के काफी हंगामा हुआ था। पूरे बिहार से पूरे देश भर में इसको लेकर के बातें होने लगी और कहने लगे कि आखिर ऐसा क्यों किया गया। बहुत ही दर्दनाक ये घटना था। आपको बता दूं कि इस कांड में 29 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। नवादा पुलिस ने सोमवार को नालंदा जिले के अलग अलग इलाके में छापेमारी की और जयपाल कुमार चौहान, रोहित चौहान, विनय चौहान, छोटे लाल यादव और फिर अमित राज को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दूं कि अब तक इस मामले में अब तक 29 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जब पुलिस ने कुल 16 गाड़ियों को जब्त किया है, जिनमें 3 स्कॉर्पियो, 6 कारें, 5 मोटरसाइकिलें और फिर 1 स्कूटी है। नवादा में महादलितों के घर फूंकने का आरोपी नंदू पासवान पुलिस में रह चुके हैं। दोस्तों बिहार में मौसम सामान्य रहेगा। आज जब मौसम विभाग की तरफ से आज किसी भी जिले में बारिश और फिर आकाश से बिजली का अलर्ट जारी नहीं किया गया है। तापमान में भी कोई खास बदलाव नहीं रहेगा। पिछले 24 घंटे में सबसे गर्म जिला की बात करें तो सीतामढ़ी रहा, जहां का अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं पर राजधानी पटना का तापमान 33.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग के मुताबिक बिहार के कुछ हिस्सों में मानसून की विदाई शुरू हो चुकी है, जिसमें गोपालगंज, सिवान, बक्सर, आरा, औरंगाबाद, रोहतास, कैमूर और गोपालगंज जिला शामिल है। जानकारी के मुताबिक अगले 4 से 5 दिनों में पूरी तरीके से मानसून की विदाई हो सकती है। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल और फिर उसके आसपास के उत्तरी भागों के ऊपर चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बना हुआ है, जो कि समुद्र तल से औसतन 3 किलोमीटर ऊपर तक फैला हुआ नजर आ रहा है, जिसके कारण बारिश नहीं हो रही है। जब मौसम विभाग के अनुसार सूर्य अब धीरे धीरे दक्षिणायन हो रहा है, इस वजह से सूर्य की किरणें थोड़ी तिरछी होती जा रही है। सुबह के समय और शाम के समय वायुमंडल की आर्द्रता 70 से 80% रहती है, जबकि दोपहर में आर्द्रता कम हो जाती है। आसमान में बादल होने के कारण भी दिन में थोड़ी गर्मी और फिर शाम को उमस महसूस हो रही है। दोस्तों बिहार में रहने वाले लोगों के लिए एक बड़ी खबर सामने आ रही है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार सरकार छत पर बागवानी करने के लिए 37,000 रुपए का अनुदान दे रही है। छत पर बागवानी, समझे आप? छत पर बागवानी मतलब ये है कि आप अपने घर के छत पर खेती कर सकते हैं, बागवानी कर सकते हैं। इसको लेकर के सरकार 37,000 रुपए देगी। इसका लाभ लेने के लिए बिहार के लोग ऑनलाइन के द्वारा आवेदन कर सकते हैं। खबर के अनुसार बिहार सरकार ने राजधानी पटना के पटना सदर, दानापुर, फुलवाड़ी एवं खगोल तथा भागलपुर, गया और मुजफ्फरपुर जिले के शहरी क्षेत्र में रहने वाले लोगों से छत पर बागवानी करने के लिए ऑनलाइन के द्वारा आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। आपको बता दूं कि वैसे व्यक्ति जिनके पास अपना घर हो अथवा अपार्टमेंट में फ्लैट हो, जिसके छत पर 300 वर्ग फुट जगह हो, वे फॉगिंग बेड योजना का लाभ ले सकते हैं। फॉगिंग बेड योजना के अंतर्गत प्रति इकाई लागत 5,000 रुपए एवं अनुदान 75% अनुदान मिलेगा। दरअसल फॉगिंग बेड योजना के अंतर्गत स्वयं के मकान में यानी कि खुद के घर की स्थिति में 2 इकाई तथा अपार्टमेंट एवं शैक्षणिक अन्य संस्थान के लिए अधिकतम 5 इकाई का लाभ दिया जाएगा। दोस्तों बिहार में अब बाढ़ से मुक्ति मिलेगी, क्योंकि 4 ऐसे बाराज हैं जो नए बनाए जाएंगे। ये 4 नए बाराज बनाने की तैयारी कर रहे हैं सरकार। आपको बता दूं कि बिहार में बाढ़ के दीर्घकालिक समाधान के लिए 4 नए बाराज बनाए जाएंगे। जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी ने दरभंगा में इसकी जानकारी दी है, जब मंत्री ने जिले के तिरकतपुर प्रखंड के अंतर्गत तैतरी गाँव के समीप पश्चिमी कोसी तटबंध के टूटे स्थल का निरीक्षण किया है। जब उन्होंने स्थानीय लोगों का फीडबैक लिया और फिर स्थल की सुरक्षा के लिए अधिकारियों को कई निर्देश दिए हैं। विजय कुमार चौधरी ने स्थल निरीक्षण के बाद मीडिया से बातचीत करने के दौरान कहा है कि पश्चिमी कोसी तटबंध के टूटे स्थल के कट एंड को सुरक्षित कर लिया गया है। साथ ही तटबंध की जिन स्थलों पर ओवर टॉपिंग हुई है, वहां पर तटबंध को ऊंचा और फिर सुदृढ़ करने का निर्देश दिया गया है। उन्होंने आगे कहा कि इस साल केंद्रीय बजट में पहली बार बिहार की बाढ़ की समस्या के दीर्घकालिक समाधान के लिए 11,500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। मंत्री ने कहा है कि बिहार में बाढ़ के प्रभाव को निरंतर कम करना मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की शीर्ष प्राथमिकता है। इसके लिए पिछले वर्षों में तटबंध की उच्चीकरण, सुदृढ़ीकरण और फिर उस पर रोड बनाने सहित कई कार्य किए गए हैं। इस साल पूरे नेपाल में एक साथ भारी बारिश हुई, जिससे नेपाल से आने वाले सभी नदियों में अधिक जलस्राव प्राप्त हुआ। दोस्तों बिहार के सरकारी स्कूलों में अब नई व्यवस्था से पढ़ाई होगी। जब बिहार सरकार ने सरकारी प्राथमिक और फिर मध्य विद्यालय की शैक्षणिक गुणवत्ता में सुधार के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। अब सभी सरकारी विद्यालयों में क्लास टीचर नामित किए जाएंगे, जो कि हर क्लास के लिए जिम्मेदार होंगे। इसके लिए रोस्टर का इस्तेमाल किया जाएगा। इससे संबंधित निर्देश प्राथमिक शिक्षा निदेशक पंकज कुमार ने जारी किए और फिर सभी शिक्षा पदाधिकारियों को इसके क्रियान्वयन के लिए दिशा निर्देश दिए हैं। इस नई व्यवस्था के तहत हर कक्षा में एक विशेष कक्षा शिक्षक छात्रों को सिखाने के स्तर पर नजर रखा जाएगा और फिर उसका रिकॉर्ड बनाएगा।
पड़ेगा। या इसके अलावा अगर किसी शिक्षक को छुट्टी लेनी पड़ती है तो फिर हेडमास्टर उस कक्षा में दूसरे शिक्षक की व्यवस्था करेगा ताकि पढ़ाई बाधित ना हो। या इसके साथ ही हर कक्षा के लिए एक शैक्षणिक कैलेंडर तैयार किया जाएगा, जैसे हेडमास्टर और फिर शिक्षक मिलकर के तैयार करेंगे। जब विद्यार्थियों के सीखने के स्तर को सुधारने के लिए कक्षा 4 से 8वीं तक के बच्चों को प्रोजेक्ट वर्क करने के निर्देश दिए गए हैं। जब कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों को विशेष विषय पढ़ाने के बाद उन्हें अभ्यास पुस्तिका में अभ्यास करने के लिए प्रेरित किया जाएगा। दोस्तों, बिहार को आईटी हब बनाने की तैयारी शुरू हो गई है। जहां आपको बता दूं कि रोजगार के लिए अब बाहर नहीं जाना पड़ेगा आईटी हब बन जाने से, क्योंकि अब बिहार में रहकर ही लोगों को यहां पर रोजगार मिलेगा। आपको बता दूं कि बिहार के सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्री संतोष कुमार सुमन ने कहा कि बिहार में आईटी पॉलिसी बनने के बाद निवेश आकर्षित हुए हैं। जहाँ कुछ एक वर्षों में बिहार में देश और फिर विदेशों की कंपनियां यहाँ इन्वेस्ट करेगी, जिसके बाद बिहारी युवाओं को रोजगार के लिए दूसरे राज्यों में नहीं जाना पड़ेगा। आईटी हब कहे जाने वाले बेंगलुरु, चेन्नई, मुंबई, हैदराबाद एवं पुणे की तरह बिहार में भी आईटी का क्षेत्र बढ़ेगा। विश्वेश्वरैया भवन के सभागार में प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि बिहार के 99% ग्रामीण इलाकों में लोग इंटरनेट से काम कर रहे हैं। इसी कड़ी में विभाग ने नेस्कॉम यानी कि नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनीज से समझौता किया है ताकि देश विदेश की कंपनियों तक हम पहुंच सके और फिर वह निवेश के लिए बिहार आए। जब बिहार में नेस्कॉम के साथ समझौता करने के बाद आईटी के क्षेत्र में कई नए रास्ते खुलेंगे। नेस्कॉम आईटी और बीपीएम क्षेत्र में देश का एक बड़ा संगठन है, जिसमें 3000 से अधिक सदस्य कंपनियां हैं। सचिव अभय कुमार ने बताया है कि इस समझौता से बिहार की आईटी नीतियां और फिर निवेश की संभावनाओं को देश की आईटी कंपनियों तक पहुंचना है। नेस्कॉम के सहयोग से बेंगलुरु, चेन्नई, मुंबई, हैदराबाद, पुणे में रोड होगा, जिसमें बिहार सरकार के अधिकारियों एवं संभावित निवेशकों, व्यवसायियों, प्रौद्योगिकी कंपनियों के बीच सीधा संपर्क का मार्ग खुलेगा और फिर राज्य में निवेश की संभावना बढ़ेगी। दोस्तों, बिहार की राजधानी पटना में सरकार ने राजस्व भूमि सुधार विभाग में बड़ा फेरबदल कर दिया है। एक तरफ जहां पर बिहार में भूमि सर्वे चल रहा है, तो दूसरी तरफ राजस्व भूमि सुधार विभाग में ये सरकार ने कई अधिकारियों का तबादला कर दिया है। जब कुल 146 अधिकारियों का तबादला किया गया है। अधिकारियों के हुए तबादले को सरकार का बड़ा एक्शन बताया जा रहा है। आपको बता दूं कि पूरे बिहार में भूमि सर्वे को लेकर के सरकार एक्शन मोड में है। वहीं पर अब इन अधिकारियों के तबादले के पीछे का कारण सर्वे में हो रही गड़बड़ियां बताई जा रही है। जब भूमि सर्वे के दौरान लगातार मिल रहे शिकायतों के बाद बिहार सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया है, जो अधिसूचना तबादले को लेकर के सरकार ने जारी कर दी है। जब उसमें कई जिलों के राजस्व अधिकारी शामिल है। जब कई सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी का भी तबादला सरकार ने कर दिया है, ताकि जमीन सर्वे के काम में और अधिक पारदर्शिता लाई जा सके। आपको बता दूं कि बिहार में 20 अगस्त से ही जमीन सर्वे का काम चल रहा है। जमीन सर्वे के बाद लोगों को कई तरीके की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि कोई सर्वे के दौरान जो भी दिक्कतें आ रही है, उसे कैसे ठीक किया जाए, इसका भी विभाग पूरा ख्याल रख रहा है। सरकारी अधिकारी लगातार इस पर काम कर रहे थे। अब नीतीश सरकार ने लोगों के हित में बड़ा फैसला लिया है, ताकि जो भी शिकायतें आ रही थी उन पर सब पर कुछ लगाम लगाया जा सके। दोस्तों, ऐतिहासिक विरासत के लिए मशहूर बिहार अब देश दुनिया के निवेशकों को बुला रही है। राज्य सरकार तमाम बड़े शहरों में निवेशकों के लिए रोड शो कर रही है। कोलकाता और मुंबई के बाद दिल्ली में भी अब रोड शो का आयोजन किया गया, जहां बिहार सिर्फ विरासत की झलक के लिए नहीं बल्कि मुनाफे के लिए भी आए हैं। जहां बेहतर कनेक्टिविटी, उद्योग के लिए हाल ही में नीतियां और फिर श्रम शक्ति, ये सभी बिहार को निवेश के लिए एक सुनहरा अवसर बना रहे हैं। जब दिल्ली में बिहार बिजनेस कनेक्ट कार्यक्रम में केंद्र और फिर राज्य दोनों ने निवेशकों को बिहार के छुपे मौके को पहचानने को कहा है। जब इस मौके पर बिहार के उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा ने कहा कि हमारी छवि बदल रही है। जब पहले लोग बोलते थे आपके पास बिग टिकट इन्वेस्टमेंट नहीं आती, अब हर बड़ा उद्योगपति बिहार आना चाहते हैं। जब पिछली बार 50,000 करोड़ का कमिटमेंट था, जब इसमें से अधिकतर जमीन पर उतर चुका है। बिहार बिजनेस कनेक्ट ग्लोबल समिट 2024 की जोरदार तैयारियां कर रहा है। राज्य ने कपड़ा, फूड प्रोसेसिंग, आईटी, लॉजिस्टिक और फिर मैन्युफैक्चरिंग में आकर्षक पॉलिसी बनाई है। साथ ही निर्यात प्रोत्साहन नीति, स्टार्टअप के लिए सीड फंड और फिर इंटरेस्ट फ्री लोन जैसी नीतियां हैं। राज्य में 75 इंडस्ट्रियल एरिया में करीब 3000 एकड़ का लैंड बैंक है। दोस्तों, अगर आप बिहार के रहने वाले हैं और मजदूर हैं तो आपके लिए बहुत अच्छी खबर है, क्योंकि बिहार में अब कौशल के आधार पर मजदूरों का वर्गीकरण होगा। जी हां, आपको बता दूं कि कौशल के आधार पर मजदूरों का वर्गीकरण करने की तैयारी चल रही है। श्रम संसाधन विभाग की ओर से जल्द ही इस पर निर्णय लिया जाएगा। जब मजदूरों का वर्गीकरण करने का मूल उद्देश्य उनको जायज न्यूनतम मजदूरी दिलाना है। वर्गीकरण होने से राज्य के लगभग 2 करोड़ 90 लाख मजदूर अपनी कौशल क्षमता के अनुसार न्यूनतम मजदूरी प्राप्त कर सकते हैं। दरअसल बिहार में अभी मजदूरों का कोई भी वर्गीकरण
वर्गीकरण नहीं है। हालांकि न्यूनतम मजदूरी के लिए वर्गीकरण है, यानी कि अकुशल, अर्धकुशल, कुशल और फिर अति कुशल के आधार पर विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वालों के लिए न्यूनतम मजदूरी तय है। लेकिन मजदूरों का वर्गीकरण नहीं होने के कारण कोई भी कामगार ये दावा नहीं कर पाते हैं कि उन्हें अमुक श्रेणी की मजदूरी दी जाए। या काम कराने वाली संस्था या फिर व्यक्ति की ओर से भी जो भी मजदूरी दी जाती है उसे वे स्वीकार कर लेते हैं। ऐसे में मजदूरों का मानसिक, आर्थिक और शारीरिक शोषण हो रहा है। समय समय पर विभिन्न फोरम पर यह बात प्रमुखता से उठती रही है कि मजदूरों को उनकी योग्यता के अनुसार न्यूनतम मजदूरी नहीं मिल पा रही। इसे देखते हुए विभाग ने तय कर लिया है कि मजदूरों का वर्गीकरण किया जाए, यानी कि खेतों में काम करने वाला मजदूर कुशल होगा या फिर अकुशल, ये विभाग तय करेगा। इसी तरह प्लम्बर हो या फिर बड़ी ड्राइवर, राजमिस्त्री हो या फिर हेल्पर, सड़क और नहरों में काम करने वाला मजदूर हो या फिर इलेक्ट्रिक काम करने वाला मिस्त्री, वह किस श्रेणी में होगा ये विभाग तय करेगा। जब वर्गीकरण होने के बाद काम करने वालों को उसके अनुसार अनिवार्य रूप से न्यूनतम मजदूरी देनी होगी। या ऐसा नहीं करने वालों के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। दोस्तों, बिहार के सरकारी स्कूलों में पढ़ाने वाले सरकारी शिक्षकों के लिए सरकार के द्वारा नई हस्तांतरण पदस्थापन नीति लागू की गई है। इस नई नीति के तहत बिहार में हर 5 साल पर शिक्षकों का ट्रांसफर किया जाएगा। इसको लेकर के दिशा निर्देश जारी कर दिया गया है। खबर के अनुसार पहले चरण में नियोजित शिक्षकों को छोड़ करके बचे हुए सभी कोटे के शिक्षकों का हस्तांतरण पदस्थापन मुख्यालय स्तर से होगा। इन शिक्षकों का पदस्थापन शिक्षा का अधिकार कानून के मानक के आधार पर किया जाएगा। आपको बता दूं कि नई नीति के तहत बिहार के सभी विद्यालय में 10% पुराने वेतनमान वाले टीचर होंगे, जबकि 30% नियोजित शिक्षक, 30% सक्षमता उत्तीर्ण विशिष्ट एवं 30% बिहार लोक सेवा आयोग से नियुक्त शिक्षक की तैनाती की गई है। दरअसल नई नीति के तहत विद्यालय में अधिकतम 70% महिला शिक्षकों का ही पदस्थापन होगा। दोस्तों, बिहार में इस समय जमीन सर्वे का काम चल रहा है। ऐसे में यदि आपको जमीन का खतियान नहीं मिल रहा है तो फिर आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब आप अपने मोबाइल फोन से जमीन के खतियान को डाउनलोड कर सकते हैं। खबर के अनुसार राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने जमीन के खतियान को वेबसाइट पोर्टल पर उपलब्ध करा दिया है। जमीन सर्वे में किसी को परेशानी न हो, इसके लिए खतियान पेपर को ऑनलाइन कर दिया गया है। आप अपने मोबाइल से इसे निकाल लें। आपको बता दूं कि खतियान की प्रति पेज के लिए आपको 10 रुपये फीस के तौर पर ऑनलाइन भुगतान करना होगा। इसके बाद आप इसे डाउनलोड करके प्रिंट निकाल सकते हैं। साथ ही साथ जमीन सर्वे के दौरान भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि मोबाइल से हम खतियान कैसे निकालें, ये कैसे संभव होगा, कहां पर जाना होगा, क्या प्रोसेस है, क्या प्रक्रिया है, वो बताया जाए। तो आपको बता दूं कि इसके लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में गूगल क्रोम को ओपन करना होगा। गूगल को ओपन करने के बाद आप भूअभिलेख.बिहार.gov.in पर क्लिक करना होगा। यानी कि वेबसाइट सर्च करने के बाद आप इस वेबसाइट पर क्लिक कर दें। यहाँ पर पब्लिक लॉगिन पर यूजर आईडी के तौर पर अपने मोबाइल नंबर का इस्तेमाल करें। उसके बाद मांगी गई जानकारी को भरें और फिर ऑनलाइन के द्वारा 10 रुपये भुगतान कर दें। इसके बाद आपके मोबाइल में खतियान का पेज आ जाएगा और उसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, मोदी सरकार एक और बड़ा ऐलान करेगी, जहां आम जनता के लिए बड़ी खुशखबरी आई है। आपको बता दूं कि PMJAY यानी कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को लेकर के सरकार एक बड़ा ऐलान कर सकती है। खबर के अनुसार बीमारियों के लिहाज से योजना में विस्तार किया जा सकता है, जिसके तहत अल्जाइमर और फिर डिमेंशिया समेत कई बीमारियों को शामिल किया जा सकता है। हालांकि इसे लेकर के अधिकारी के तौर पर कुछ नहीं कहा गया है। जहाँ हाल ही में केंद्र सरकार ने 70 साल और फिर उससे अधिक उम्र के सभी बुजुर्गों को योजना में शामिल किए जाने का ऐलान किया था। टाइम्स ऑफ इंडिया के अनुसार सरकारी सूत्रों ने बताया है कि नेशनल हेल्थ अथॉरिटी आयुष्मान भारत योजना में और भी पैकेज शामिल करने की तैयारी कर रही है। इनमें खास तौर से ऐसी बीमारियां शामिल है जिनका शिकार उम्र के चलते बुजुर्ग हो जाते हैं। जहाँ कहा जा रहा है कि योजना में विस्तार का लाभ लाभार्थियों की संख्या में भारी इजाफा होने के आसार हैं। फिलहाल योजना में 25 हेल्थ पैकेज शामिल है। सूत्रों ने अखबार को बताया है कि मेडिकल एक्सपर्ट्स की अगुवाई वाली एक कमेटी ABPMJAY की नियमित रूप से समीक्षा करती है। हालांकि ये मामला खास है क्योंकि इसमें एक सब ग्रुप पर खास फोकस किया जा रहा है। कमेटी बुजुर्गों को प्रभावित करने वाली स्वास्थ्य परेशानियों को लेकर के काम करेगी। इसमें खास तौर से बीमारियां शामिल है जिनमें अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत पड़ती है। वे पैकेज तैयार करने की कोशिश करेंगे ताकि सही समय पर इलाज किया जा सके। रिपोर्ट्स के अनुसार स्ट्रोक, हार्ट फेलियर, कैंसर, अल्जाइमर और फिर डिमेंशिया उन स्वास्थ्य समस्याओं में शामिल है जिनका सामना कई बुजुर्ग करते हैं। अखबार से बातचीत में स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारी ने कहा है कि संभावना है कि बुजुर्गों के लिए तैयार किए जा रहे पैकेज में इन बीमारियों और फिर जटिलताओं के इलाज को शामिल किया जा सकता है। साल 2018 में शुरू हुई आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 70 साल और फिर उससे ज्यादा उम्र के किसी भी आयु वर्ग वाले सभी बुजुर्गों को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिलता है।
दोस्तों बिहार वासियों के लिए अच्छी खबर सामने आई है, क्योंकि नीति आयोग के सीईओ ने कहा कि शिक्षा और स्वास्थ्य में बिहार अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। यानी कि बिहार की इसमें तारीफ हुई है शिक्षा और स्वास्थ्य पर, जबकि हमेशा स्वास्थ्य और शिक्षा पर ही बिहार की दुर्गति हुई है। यानी कि हमेशा शिक्षा और स्वास्थ्य पर ही बिहार को टारगेट किया जाता है, क्योंकि यहाँ के शिक्षा और स्वास्थ्य की जो व्यवस्था है काफी चरमराई हुई है। लेकिन अब इन दोनों पर ही नीति आयोग के सीईओ ने तारीफ कर दी है, जिसको लेकर के कहा जा रहा है कि ये बिहार में ये बदलाव की ओर देखा जा सकता है। आपको बता दूं कि बिहार शिक्षा और फिर स्वास्थ्य जैसे बुनियादी क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। कुछ सालों में इसके देश के बाकी हिस्सों की बराबरी करने की संभावना है। जब गया में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए नीति आयोग के सीईओ वी.वी.आर. सुब्रमण्यम ने कहा कि बेहतर शासन और फिर सेवा वितरण के कारण बिहार के कई महत्वाकांक्षी ब्लॉक और फिर जिले जल्द ही प्रेरणादायक बन जाएंगे। जब बिहार कुछ वर्षों में देश के बाकी हिस्सों की बराबरी कर लेगा। राज्य शिक्षा और फिर स्वास्थ्य जैसी बुनियादी संकेतों के मामले में अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। कई महत्वाकांक्षी ब्लॉक और फिर जिले प्रेरणादायक ब्लॉक और फिर जिले बन जाएंगे। जब सुब्रमण्यम ने कहा कि बेहतर प्रशासन और सेवा वितरण के कारण भविष्य बहुत निकट है। उन्होंने कहा कि बिहार AI संचालित निर्माण समर्थन प्रणाली के अभूतपूर्व स्तर का प्रदर्शन करने वाला देश का पहला राज्य है, जो नीति निर्माताओं, मध्य कैरियर अधिकारियों और उन लोगों को मदद करेगा जिन्हें प्रारंभिक प्रशिक्षण दिया जा रहा है। वह बिहार इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड रूरल डेवलपमेंट के बारे में बोल रहे थे, जो कि अपने अत्याधुनिक जनरेक्टर लैब के उद्घाटन के साथ डेटा संचालित शासक के एक नए युग की शुरुआत करने के लिए तैयार है। दोस्तों गंडक नदी में जलस्तर कम होने के बाद सारण जिले के कई प्रखंडों में तेजी से कटाव शुरू हो गया है। जैसे ग्रामीणों के घर बार बार उजड़ रहे हैं और घर इस बार भी उजड़ने लगे हैं। जहाँ सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्र मखेर प्रखंड के बागकोल पंचायत के बखनपुर लगुनिया गांव का है, जहां पर कटाव ने गांव को पूरी तरीके से खतरे में डाल दिया है। गंडक नदी में जलस्तर कम होने के बाद सारण जिले के कई प्रखंडों में तेजी से कटाव शुरू हो गया है। जैसे ग्रामीणों के घर बार उजड़ने लगे हैं। सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्र मकेर प्रखंड की बगाकोल पंचायत के बखनपुर लगुनिया गांव का है, जहां पर कटाव ने गांव को पूरी तरीके से खतरे में ही डाल दिया है। दोस्तों बिहार के बांका से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर फूड पॉइजनिंग का एक मामला सामने आया है। इस बार अमरपुर क्षेत्र के चौखट गांव में फूड पॉइजनिंग का शिकार होने की वजह से 6 बच्चों की स्थिति गंभीर बनी हुई है। फिलहाल परिजनों की मदद से सभी बच्चों को उपचार के लिए रेफरल अस्पताल भेज दिया गया है, जहां डॉक्टरों ने बच्चों का प्राथमिक उपचार पर गंभीर स्थिति को देखते हुए बेहतर इलाज के लिए मायागंज भागलपुर रेफर कर दिया गया है। जहाँ पर फूड पॉइजनिंग की वजह से बीमार हुए लोगों में राजेश मांझी का 22 वर्षीय पुत्र लड्डू कुमार समेत 5 और अन्य शामिल है। सभी का भागलपुर मायागंज अस्पताल में इलाज चल रहा है। बताया जा रहा है कि बच्चे कंदुआ गांव में दुर्गा पूजा का मेला देखने गए थे, जहां से लौटने पर घर में भोजन करके सभी बच्चे सो गए। रात करीब 1 बजे सभी बच्चों को उल्टी और फिर दस्त की शिकायत शुरू हो गई। इसके बाद आनंद फानन में बच्चों को उपचार के लिए पास के प्राइवेट क्लिनिक में ले जाया गया, जहाँ पर बच्चों की स्थिति ज्यादा बिगड़ गई। डॉक्टरों ने बच्चों को बेहतर इलाज के लिए रेफरल अस्पताल भेज दिया गया। इधर रेफरल अस्पताल में बच्चों का उपचार कर रहे डॉक्टर अपूर्व अमन सिंह ने बताया है कि सभी बच्चों में फूड पॉइजनिंग की शिकायत थी। डॉक्टरों ने आशंका जताते हुए कहा कि शायद बच्चों ने मेले में बासी भोजन खा लिया होगा, जिससे कि बच्चों की तबीयत बिगड़ गई। फिलहाल बच्चों का प्राथमिक उपचार करके बेहतर उपचार के लिए मायागंज अस्पताल भागलपुर अस्पताल रेफर कर दिया गया है। दोस्तों वीआईपी प्रमुख और बिहार सरकार के पूर्व मंत्री मुकेश सहनी 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में कम सीटों पर समझौता करने वाले नहीं हैं। इशारों में उन्होंने बहुत बड़ी बात कह दी है। आपको बता दूं कि सोमवार को मुकेश सहनी निषाद आरक्षण संकल्प यात्रा के तहत सुपौल पहुंचे थे। यहां उनका जोरदार स्वागत हुआ। मुकेश सहनी ने यहां पर पत्रकारों से बात करते हुए 2025 के विधानसभा चुनाव में 40 सीटों पर जीत का दावा ठोका। इस तरह से इशारा कर दिया कि उन्हें इतनी सीट चाहिए या फिर उससे अधिक मिल जाए। वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी के इस दावे से तेजस्वी यादव की टेंशन बढ़ जाएगी। मुकेश सहनी ने कहा है कि अपनी ताकत से सरकार बनाएंगे और समाज में बराबरी का हक पाएंगे। निषाद समाज अपना भविष्य खुद तय करेगा। 4 नहीं 40 विधायक बनाएंगे। उन्होंने कहा है कि सिर्फ झूठ बोल करके जनता को गुमराह करना यही एनडीए सरकार का काम है। केंद्र की सत्ता में बैठे बड़े ओहदे के लोग गरीबों को गुमराह करके राज करते हैं। महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और फिर तानाशाही चरम सीमा पर है। वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी ने केंद्र को निशाने पर लेते हुए आगे कहा कि इनकी पार्टी में लोगों की जान ली जा रही है। दंगा करवाने वाले लोग भी सत्ता में बैठे हुए हैं। ईडी, सीबीआई इन सब से लोगों का भरोसा ही उठ गया है। जो इनके यानी कि मोदी सरकार के खिलाफ आवाज उठाएगा, वे झूठे केस में फंसा करके उनको जेल भेज रहे हैं। मुकेश सहनी ने कहा है कि आज जरूरत है अति पिछड़ा समाज के लोग एकजुट हों और फिर अपने अधिकार और हक की लड़ाई लड़ें।
दोस्तों बिहार के बक्सर जिले के ब्रह्मपुर प्रखंड के कांट गांव में जेके सीमेंट कंपनी अपना प्लांट लगाएगी। इसे लेकर के जमीन खरीदने का काम पूरा कर लिया गया है और फिर बिहार सरकार एनओसी भी दे चुकी है। जब सब कुछ ठीक ठाक रहा तो फिर साल 2025 के अंत तक इस फैक्ट्री से उत्पादन भी शुरू हो जाएगा। ये 44वीं जगह होगी जहाँ पर जेके सीमेंट की फैक्ट्री लगेगी। इस प्लांट की सालाना उत्पादन क्षमता लगभग 30 लाख टन होगी। इस फैक्ट्री से करीब 250 लोगों को रोजगार मिलेगा। इस संबंध में उप विकास आयुक्त डॉक्टर महेंद्र पाल ने बताया कि कंपनी के अधिकारियों के साथ कई बार प्रशासनिक बैठक करके आने वाले अड़चनों को दूर कर लिया गया है। उन्होंने बताया है कि ब्रह्मपुर के कांट और फिर रघुनाथपुर के बीच दक्षिण छोर पर 65 एकड़ के भूखंड पर जेके ग्रुप की कंपनी जेके सीमेंट अपनी फैक्ट्री लगाएगी। यहाँ पर गड़े सीमेंट बनाने की योजना है। इसकी कुल लागत खर्च 578 करोड़ रुपए होने का अनुमान है। 25 हेक्टेयर में क्षेत्र में लगने वाली जेके सीमेंट कंपनी की लगभग 33% भूमि पर ग्रीन पट्टी बनाई जाएगी। इस प्लांट से लगभग 250 लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा। साथ ही अगल बगल के गांव के विकास के लिए 2% CSR फंड खर्च किया जाएगा। वहीं पर कंपनी रोड से लेकर के अस्पताल तक बनाएगी ताकि इस क्षेत्र के लोगों को इसका लाभ मिल सके। जेके सीमेंट की लगने वाली फैक्ट्री का पावर प्रेजेंटेशन तैयार है। कंपनी 20 मेगावाट बिजली बिहार सरकार से खरीदेगी, जबकि 490 लीटर भूजल का भी उपयोग करेगी। दोस्तों बिहार के 100 से 250 आबादी वाले टोलों तक जल्द सड़क पहुंचेगी। राज्य सरकार ने ऐसे 4643 टोलों की पहचान की है। सड़क पहुंचाने की जिम्मेदारी ग्रामीण कार्य विभाग को सौंप दी गई है। इसकी कार्य योजना बनाकर के काम कर दिया जा रहा है। इन टोलों को सड़क संपर्कता प्रदान करने के लिए 3988 किलोमीटर सड़कों का निर्माण किया जाना है। ये सारी सड़कें ग्रामीण क्षेत्र में बनेगी। राज्य सरकार की योजना 100 तक की आबादी वाले सभी टोलों तक सड़क पहुंचाने की है। इसका लक्ष्य लेकर के काम शुरू कर दिया गया है। ग्राम टोला संपर्क योजना के तहत 100 से 250 की आबादी वाले ऐसे सभी टोले में सड़क संपर्कता प्रदान करनी है, जहां पर अब तक कोई भी सड़क नहीं पहुंची है। इस योजना के तहत ये भी ध्यान रखना है कि इन टोलों को इस प्रकार सड़कों से जोड़ा जाए ताकि वे प्रमुख स्थलों से भी जुड़ सके। यह योजना का क्रियान्वयन इस प्रकार से करने की योजना है ताकि वे प्रखंड या फिर अनुमंडल मुख्यालय के अलावा निकट के अस्पतालों से सीधे जुड़ सके। अस्पताल पिछले दिनों सरकार ने सभी टोलों को सड़क संपर्कता प्रदान करने का निर्णय लिया था। इस योजना के तहत प्रारंभिक रूप से 100 तक की आबादी का चयन किया गया है। यह छोटे टोलों की पहचान के क्रम में 46 से 43 टोले ऐसे मिले हैं जहां अभी तक सड़क नहीं पहुंची है। दोस्तों बिहार के विभिन्न राष्ट्रीय राजमार्ग, राजकीय उच्च मार्ग समेत पथ निर्माण एवं नगर विकास निकाय के अंतर्गत आने वाली सड़कों पर चल रही तेज रफ्तार की गाड़ियों पर दिसंबर से ब्रेक लग जाएगा। परिवहन विभाग ने अधिकतम गति तय करने के लिए जिस कमेटी का गठन किया है उस कमेटी की रिपोर्ट अगले माह अंत तक आने की संभावना है। विभाग के सचिव कमेटी के अध्यक्ष हैं, जबकि ADG यातायात उपाध्यक्ष है। वहीं पर राज्य परिवहन आयुक्त को सदस्य सचिव बनाया गया है। दोस्तों आरजेडी के नेता और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने सरकारी बंगला खाली कर दिया है। अब इस पर बिहार से उत्तर प्रदेश तक की सियासत गरमाई हुई है। बीजेपी का आरोप है कि तेजस्वी यादव ने सरकारी बंगला खाली किया तो फिर यहाँ का सामान भी साथ ले चले गए। इस मामले पर यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने तेजस्वी यादव पर हमला बोलते हुए सपा पर मुखिया अखिलेश यादव पर भी तंज कसा है। यूपी के डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य ने X पर लिखा कि सपा बहादुर अखिलेश यादव को पीछे छोड़ते हुए सरकारी बंगला से हाइड्रोलिक सोफा, बेड, कारपेट सोफा, AC, वाटर कूलर, टोटी, फाउंटेन लाइट लेकर के उड़े राजद प्रमुख तेजस्वी यादव। सपा और राष्ट्रीय जनता दल RJD दोनों का DNA एक है। सपा बहादुर श्री अखिलेश यादव को पीछे छोड़ते हुए सरकारी बंगला से, ये कहना है उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का। वहीं पर इस मामले पर आपको बता दें कि सम्राट चौधरी के निजी सहायक यानी कि PA शत्रुघ्न प्रसाद ने बताया है कि हम मामले को समझने की कोशिश कर रहे हैं। हम कोई भी आरोप नहीं लगा रहे हैं। हम सिर्फ सच्चाई को लोगों के बीच में प्रस्तुत कर रहे हैं। आप लोग खुद बंगले में आकर के देख सकते हैं कि कितनी चीजें गायब कर दी गई है। करीब 20 से ज्यादा AC गायब हैं। किचन से RO और फ्रिज गायब हैं। यहाँ बिल्डिंग के अलावा सब कुछ, इस बंगले में 2 हाइड्रोलिक पलंग था, वह भी गायब हो चुका है। तेजस्वी यादव अपने साथ AC, कंप्यूटर सहित अन्य बेशकीमती सामान भी ले गए हैं। राजद ने भाजपा के इन आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए इसे घटिया राजनीति से प्रेरित बताया है। राजद के नेताओं का कहना है कि भाजपा के लोगों में तनिक भी सत्यता नहीं है। ये आरोप सिर्फ तेजस्वी यादव की छवि को धूमिल करने के मकसद से लगाया गया है, जिसका सत्यता से कोई भी लेना देना नहीं है।
दोस्तों, डाक सेवा के तहत सबसे जल्दी पार्सल, चिट्ठियां आदि पहुंचाने में बिहार देश भर में सबसे आगे है। हर महीने 80 लाख से अधिक डिलीवरी होती है। इसकी जानकारी चीफ पोस्ट मास्टर जनरल बिहार सर्किल अनिल कुमार ने दी है। राष्ट्रीय डाक सप्ताह का सोमवार को जीपीओ में शुभारंभ करते हुए उन्होंने बताया है कि हर महीने 94.6% डिलीवरी की जाती है। इसमें बिहार देश भर में सबसे आगे है। वहीं पर बैंकिंग सेवा में 1032% की वृद्धि है, जो कि पिछले साल के मुकाबले कहीं ज्यादा है। उन्होंने बताया है कि पटना जीपीओ का जीर्णोद्धार किया जाएगा। अगले कुछ महीनों में पटना जीपीओ अलग तरह का दिखेगा। जैसे 7 में 11 अक्टूबर तक विश्व डाक सप्ताह का आयोजन किया जाएगा। जब बिहार के 3 जिलों में नया एयरपोर्ट खुलेगा। इनमें वैशाली, मधुबनी और का झंझारपुर और फिर वाल्मीकि नगर शामिल है। वर्तमान में 35 पासपोर्ट केंद्र चल रहा है। इस महीने के अंत तक 10 नए निर्यात केंद्र खुलेंगे। इसके अलावा मीठापुर, बिहटा, मुजफ्फरपुर के पियर और फिर गया के मेन में पोस्ट ऑफिस का नया भवन बनाया जाएगा। पहली बार 8 जगहों के लिए अस्थायी चित्र विरूपण का लोकार्पण मंगलवार को यानी कि 8 अक्टूबर को किया गया। इसमें पटना जीपीओ, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, बेतिया, सहरसा, औरंगाबाद और मुंगेर के लिए जारी किया गया है। आपका इसके बारे में क्या कहना है? नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा।